हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो, जहां पे बेसिकली हम देखने वाले हैं रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए अगर हम रिएक्ट जेएस को छोड़ देते हैं और नॉर्मली अगर हम कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम क्रिएट की हुई है। ये डायग्राम नॉर्मली हमें किसी भी एक वेबसाइट का मतलब होम पेज रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हम रिएक्ट को छोड़कर अगर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट अगर नॉर्मली समझना चाहे, तो ये वाली जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये जो पेज आप देख रहे हो, यहाँ पे हेडर, फुटर, साइड बार और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, ये 4 कंपोनेंट हमारे बेसिकली होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसी वेब पेज को, इसी वेबसाइट को अगर हम रिएक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, रिएक्ट जेएस में अगर हम इसे कंसिडर करें, तो हमारे प्रोजेक्ट में ये 4 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनके बाद भी हमारे पास और 2 कंपोनेंट होंगे फ्रेंड्स। और वो कंपोनेंट कौन से होंगे? एक कंपोनेंट होगा हमारे पास एक इनपुट फील्ड, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा बटन। ओके, अब ये क्यों होंगे? ये इसीलिए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि रिएक्ट में कंपोनेंट हम किसे कहते हैं? रिएक्ट में एक ही सिंगल HTML का एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर मल्टीपल HTML के एलिमेंट से बना हुआ अगर कोई सेक्शन है, जिस कंप्लीट सेक्शन को हम बार बार अगर यूज़ कर सकते हैं हमारे डिफरेंट पेजेस में, ठीक है, तो ऐसे हर एक सेक्शन को हम कंपोनेंट बोलते हैं रिएक्ट में। ओके, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है, ये 3 बार सेम ही इनपुट फील्ड बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, एक ही मतलब HTML का एक ही इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एक ही HTML एलिमेंट है, उसे 3 बार HTML की फाइल में लिखा हुआ है। 3 बार उसी मतलब 3 बार उसे तीन तीन डिफरेंट HTML एलिमेंट को 3 प्लेस होल्डर के टेक्स्ट मतलब पास किए हुए हैं। ओके, तो इसीलिए अगर हम रिएक्ट में क्रिएट करते हैं तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे? हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब कि हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में हमारे कंपोनेंट में एक ही इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट HTML का एलिमेंट हम लिखेंगे, लेकिन हम उसी कंपोनेंट को हम 3 बार बस कॉल कर देंगे। बिल्कुल जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम किसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, और कॉल करते टाइम हम जैसे उसे डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर पास करते हैं, तो जो हमने डेटा पास किया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन रिटर्न वैल्यू देता है। ठीक उसी तरह से रिएक्ट में हम कंपोनेंट को एक बार क्रिएट करते हैं, और बार बार हम उस एक कंपोनेंट को कितनी बार भी हम कॉल कर सकते हैं। जितनी बार हम उसे कॉल करेंगे उतनी बार हम उसे डेटा पास कर सकते हैं, और वो कंपोनेंट जितनी बार कॉल किया गया है बेसिकली वो उतने बार रेंडर होगा उस पास किए हुए डेटा के साथ। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये पेज अगर रिएक्ट में डेवलप करना है, तो हमारे पास एक कंपोनेंट होगा इनपुट, एक ही कंपोनेंट को हम 3 बार कॉल करेंगे, बेसिकली 3 बार रेंडर कराएंगे। तीनों बार कॉल करते टाइम या फिर रेंडर कराते टाइम हम 3 बार उसे 3 प्लेस होल्डर की टेक्स्ट पास करेंगे, और जिस जो वाली प्लेस होल्डर की टेक्स्ट हमने उसे पास कराई है, मतलब कि उसे सेंड किया हुआ है एज ए डेटा, तो उस हिसाब से वो अपने आप को रेंडर कराएगा। तो ये होता है कंपोनेंट्स का एक्चुअल में बेनिफिट, क्योंकि कंपोनेंट्स रीयूजेबल होते हैं। ठीक उसी तरह से बटन भी हमारा एक कंपोनेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी एक वेबसाइट में कितनी भी बार हमें बटन का यूज, मतलब बटन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो बटन को भी हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। जितने बार, जितने भी पेजेस पे, जितने भी यूज़र इंटरफेस पे हमें बटन चाहिए होगा, वहाँ पे हम बस बटन कंपोनेंट को बार बार कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा HTML का कोड बच जाएगा। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। तो ये होता है नॉर्मल रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ VS कोड एडिटर पे, जहाँ पे बेसिकली हम सीधा सीधा रिएक्ट में कंपोनेंट किस तरह से हमें क्रिएट करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, हमने इसके बारे में बहुत बार पीछे देखा है। रिएक्ट जेएस ने क्रिएट करके दिया हुआ कंपोनेंट है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसे यहाँ पे रेंडर किया जा रहा है index.js में, और उसमें जो भी उन्होंने HTML CSS मतलब बनाया है वो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं हमारे लोकल सर्वर पे। ठीक है, हमारी लोकल ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ,
कि मैं जितना भी उन्होंने HTML किया है वो सारा के सारा उनका किया हुआ HTML, उनका बनाया हुआ जो JSX है उसे बेसिकली मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, जो उनने CSS वगैरह जो भी यूज़ किया है, लोगो वगैरह सब हटा देते हैं फ्रेंड्स, ताकि हम कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहते। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि कंपोनेंट क्या होता है। तो रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट क्या होता है फ्रेंड्स? कुछ भी नहीं होता है। रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट मतलब बस एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। ठीक इसी तरह app.js, उस फाइल का जो नाम होता है फ्रेंड्स वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी फाइल में उसी नाम का एक जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन होता है। ठीक है, और उस फंक्शन से बेसिकली हम JSX को मतलब कि हमारे HTML को रिटर्न करा देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा कंपोनेंट। उसके बाद हमें नीचे उस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कराना होता है। ठीक है, तीनों भी जगह के ऊपर एक ही नाम मैच होना चाहिए, ऐप और ऐप सेम नाम। अब यहाँ पे हम इसे एक्सपोर्ट इसीलिए करा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर दिया है उस खुद के फाइल से, तो फिर हम इस कंपोनेंट को किसी भी दूसरे कंपोनेंट के या किसी भी जावास्क्रिप्ट के फाइल में इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल कंपोनेंट रिएक्ट जेएस में। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें अगर कंपोनेंट क्रिएट करना है तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे और किस तरह से यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, अभी देख लीजिए। सबसे पहले हमने सब कुछ क्लीन कर दिया है। ओके, सब कुछ हमने क्लीन कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे बस अब मैं क्या करता हूँ कि अब हम भी क्या करेंगे, हम इनिशियल जो कंपोनेंट है वो ऐप कंपोनेंट ही हम रहने देंगे। ठीक है, हमारा पेरेंट कंपोनेंट जो है ऐप कंपोनेंट को ही हम एज ए पेरेंट कंपोनेंट यहाँ से रेंडर जो किया हुआ है उसे ऑलरेडी वैसा ही रहने देंगे। और हम हमारे 3 कंपोनेंट बनाएंगे, एक हेडर के लिए, एक फुटर के लिए और एक मेन मतलब कोई भी मेन वेबसाइट के कंटेंट के लिए। और हमारे तीनों कंपोनेंट को हम app.js जो ऐप कंपोनेंट है इस कंपोनेंट में हम रेंडर कराएंगे। तो फिर देखिए कि हमारा यूज़र इंटरफेस, हमारा जो UI है वो हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, तो अभी क्या करते हो, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की वीडियो में कि डेवलपर से रिलेटेड जो भी कोड होता है सारा के सारा किस डायरेक्टरी में जाता है, SRC डायरेक्टरी में। इसीलिए ये जो ऐप कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को भी SRC डायरेक्टरी में ही उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे भी कंपोनेंट्स इसी डायरेक्टरी में क्रिएट करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ हेडर कंपोनेंट। तो हेडर कंपोनेंट अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या बनाना है, बेसिकली मुझे header.js की एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नॉर्मली मुझे इसमें फंक्शन क्रिएट करना है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जिसका नाम सेम होगा जो कि फाइल का नाम है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ से मुझे नॉर्मली मेरा JSX रिटर्न करना है। अब JSX मतलब क्या फ्रेंड्स, JSX मतलब HTML वो सेक्शन जो कि मुझे हेडर का मतलब वो वाला HTML वो वाला कंटेंट जो कि मेरे इस हेडर कंपोनेंट से रेंडर होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या डिस्प्ले कराता हूँ, मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, दिस इज एप्लीकेशन फुटर, दिस इज एप्लीकेशंस फुटर। ओके, फिर हमको क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और हमारे कंपोनेंट का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना हमें करना है। तो ये हो गया है हमारा एक कंपोनेंट। अब आप यहाँ पे जैसा हमने JSX के जो रूल देखे थे उस रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जितना HTML चाहे यहाँ पे डाल सकते हो। इस कंपोनेंट से भी आप किसी दूसरे कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हो, जो कि बस हमें इतना करना है कि JSX के जो रूल्स हमने देखे थे उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि हमारा हेडर कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी हेडर कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे हेडर कंपोनेंट को सीधा सीधा मेरे ऐप कंपोनेंट से रेंडर ही करा देता हूँ। ठीक है, अब रेंडर कराने के पहले मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, कि जैसा ही मैंने उस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया है तो मुझे सबसे पहले इसी फाइल में मुझे उसे इंपोर्ट भी कराना होगा। ओके, जहाँ पे मैं उसे बेसिकली रेंडर करा रहा हूँ वहाँ पे मुझे उसे इंपोर्ट भी तो कराना होगा। इंपोर्ट फ्रॉम ./header।
ठीक है फ्रेंड्स। और फिर मुझे अगर रेंडर कराना है तो हमने बार बार जो सिंटैक्स देखा है, जैसा index.js की फाइल ने जिस सिंटैक्स का यूज़ करके ऐप कंपोनेंट को रेंडर किया है, अब हम उसी ऐप कंपोनेंट में हमारा हेडर कंपोनेंट रेंडर करने जा रहे हैं। तो हमें सेम वही वाला सिंटैक्स यूज़ करना है फ्रेंड्स, जो कि ऐप के लिए यूज़ किया गया है। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं मेरे प्रोजेक्ट को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए दिस इज़ एप्लीकेशंस फुटर यहाँ पे लिख के आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब नॉर्मली यहाँ पे एक कर देते हैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक डाल देते हैं। देखिए फिर से मुझे ये एरर आ रहा है। ओके, जेएस एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट ओनली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं h1 एलिमेंट के बाद एक HR एलिमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल रूल होती है, जस्ट एक सेपरेटर के लिए मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं दो एडजेसेंट एलिमेंट को ट्राई करा रहा हूँ रेंडर करने का, जो कि JSX हमें अलाउ नहीं करता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ही पेरेंट एलिमेंट रेंडर रिटर्न कराना होगा। ठीक है, तो देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक ही पेरेंट ड्यू एलिमेंट रिटर्न कराऊंगा तो मेरा एरर सॉल्व हो जाएगा और मैं इसे देख सकता हूँ कि मेरी हॉरिजॉन्टल रूल भी आ रही है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, अब और एक कंपोनेंट बना देते हैं। फिर से एक कंपोनेंट बनाएंगे जो होगा हमारा मेन नाम देता हूँ मैं इसका। तो एक कंपोनेंट मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, नॉर्मली एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, उस फाइल में भी क्या होगा, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा जिसका नाम सेम होगा फाइल जो कि हमारे फाइल का नाम है। ठीक है, वहाँ से भी हम क्या रिटर्न कराएंगे, हमारा HTML मतलब कि हमारा JSX हम रिटर्न कराएंगे। अब ये मेन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल पैराग्राफ टैग को रिटर्न करा देते हैं और लोरेम इप्सम का कुछ टेक्स्ट होता है हमारे पास, मैंने ओपन करके रखा है ऑलरेडी। तो कुछ भी डमी टेक्स्ट लेता हूँ मैं और वो कंटेंट यूज़ करके हम यहाँ पे, ठीक है, कुछ वेबसाइट पे कंटेंट दिखाना है इसलिए। अब क्या करेंगे, मेन कंपोनेंट को भी हम हमारे ऐप कंपोनेंट में रेंडर कराने वाले हैं, तो ठीक इसी तरह से हम उसे भी इंपोर्ट कर लेंगे, मेन फ्रॉम डॉट स्लैश और मेन। ओके, और यही वाला नेम जो होता है वो बेसिकली हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है फ्रेंड्स, तो मेन स्लैश और ये। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है, दो एक कंपोनेंट को मतलब कि दो एडजेसेंट एलिमेंट को हम नहीं रेंडर करा सकते। तो यहाँ पे हम फिर से एक ड्यू यूज़ कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अब अगर हमारे पेज को हम देखते हैं, src app.js, एक एरर आ रहा है फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वाज नॉट फाउंड। ओके, देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने एक्सपोर्ट किया नहीं है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये होता है एरर। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जब हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसी फाइल से उसे हमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी कराना होता है। अब यहाँ पे हमने किया नहीं था तो हमें एरर मिल रहा था। तो एरर क्या था बेसिकली फ्रेंड्स, कि यहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं किया है, तो फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कर रहे हो, बेसिकली वो एरर वो बता रहा था। अब देखिए, देख सकते हो आप, दिस इज़ एप्लीकेशंस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैसेज में एक्चुअली मतलब कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने हेडर की जगह पे मैंने फुटर डाल दिया है फ्रेंड्स। देखिए ऐसा बहुत बार होता है जब हम कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने लग जाए। दिस इज़ एप्लीकेशंस हेडर, हमारा हेडर कंपोनेंट से ये जो इतना डेटा जो आ रहा है ये आ रहा है हमारे हेडर कंपोनेंट से। इतना जो आप नीचे का देख रहे हो ये आ रहा है हमारे मेन कंपोनेंट से। ठीक इसी तरह से हम चाहे जितने कंपोनेंट्स हमारे रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे हमने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को रिटर्न या रेंडर कराया है, ठीक उसी तरह से हम उन्हें रेंडर करा सकते। और एक बात यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड कि अभी हमने क्या किया है, अभी हमने किया है
ऐप कंपोनेंट के अंडर, मतलब हमारा पेरेंट कंपोनेंट जो है वो ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट के अंडर हमने बेसिकली हेडर और मेन दोनों कंपोनेंट को हमने रेंडर कराया है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब आइडियल तरीका नहीं है, लेकिन जस्ट कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कराने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब मेन कंपोनेंट जो है वो मैं यहाँ से रेंडर ना करा के, देखिए यहाँ से मैंने मेन कंपोनेंट को हटा दिया है, तो मैं ये अननेसेसरी डिओ एलिमेंट जो है इसे भी मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेन कंपोनेंट को यहाँ से ना रेंडर करा के मैं सीधा सीधा हेडर कंपोनेंट के अंदर भी उसे रेंडर करा सकता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं उसे, तो ये भी टोटली ठीक उसी तरह से काम करेगा जो कि पहले कर रहा था। देखिए कितनी बार भी रिफ्रेश कर लो वही वाला कोड आ रहा है। तो आप समझ रहे हो फ्रेंड्स कि कुछ इस तरह से हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, ओके। कुछ इस तरह से हम कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को JSX में कॉल करके हम इंक्लूड कर सकते हैं, हम रेंडर करा सकते हैं। अब कंपोनेंट का जो बेनिफिट होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंपोनेंट इसीलिए होते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसे रीयूज़ करा सकें, ठीक है। तो अब रीयूज़ का कॉन्सेप्ट भी आपको मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। देखिए अब हमारा अभी जो सर्कस मतलब अभी हमारा जो सर्कल है या फिर हमारा जो फ्लो है वो किस वे में काम कर रहा है। तो हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट हो ऐप कंपोनेंट से, उसी पेरेंट कंपोनेंट से हम एक हेडर कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं। हम हेडर कंपोनेंट के शुरू में या फिर हेडर कंपोनेंट के बाद हम यहाँ से भी कुछ एक्सटर्नल नॉर्मल HTML एलिमेंट भी हम डेफिनेटली डाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, मान लो अब ऐप से हेडर कंपोनेंट को मैंने रेंडर करा दिया, फिर हेडर कंपोनेंट में क्या है वो हम देखते हैं। तो हेडर कंपोनेंट में हमने हेडर कंपोनेंट का अपना जो खुद का HTML है वो तो डाल ही दिया, फिर वहाँ से हमने मेन कंपोनेंट को रेंडर कराया। अब रीयूजेबिलिटी का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि हम बार बार रीयूजेबिलिटी का बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो क्या करना है कि हम सिंपली इस मेन कंपोनेंट को चाहे जितनी बार भी हम यहाँ पे कितनी बार भी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए कि मैंने 4 बार कॉल किया तो 4 बार हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। अभी ये जो कंपोनेंट है ये स्टैटिक कंपोनेंट है, ऐसा आप अभी समझ लीजिए, क्योंकि हम एक ही कंपोनेंट को 4 बार नॉर्मली कॉल कर रहे हैं तो हमें एक ही डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि हम 4 बार अगर कॉल कर रहे हैं तो हम 4 बार डिफरेंट डेटा कैसे रेंडर करा सके। तो ये था रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो बस ये सब कुछ था कंपोनेंट से रिलेटेड। अब आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इन्हीं कंपोनेंट को हम डायनामिक कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट डेटा के साथ एक ही कंपोनेंट को बार बार रेंडर करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी IT इंडस्ट्री में वर्क करने वाले प्रोफेशनल फ्रेंड्स होंगे आप सबको ये लिंक शेयर करिए, मेरे प्लेलिस्ट का लिंक दीजिए। थैंक यू गाइस।